हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज़ की। चैप्टर नंबर 35 है ये हमारा इंडियन पॉलिटी की बुक एम लक्ष्मीकांत की। पार्ट नंबर 5 चल रहा है जिसके अंदर हमने पहले पंचायती सिस्टम पंचायती राज देखा था 34 चैप्टर में। अब हम म्यूनिसिपैलिटीज़ को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं जो टर्म है हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट। क्या चीज़ को सिग्निफिकेंस करता है कि जो गवर्नेंस है अर्बन एरिया के अंदर जो कि पीपल के द्वारा बनाई जाती है। कौन इलेक्ट करता है उनको? लोग इलेक्ट करते हैं थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। और जो जुरिस्डिक्शन होता है ना अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, वो लिमिटेड होता है स्पेसिफिक अर्बन एरियाज़ के लिए ही, जो डिमार्केट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसको डिमार्केट करती है। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो है 8 लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं इंडिया के अंदर है। पहली है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरी म्यूनिसिपैलिटी, देन आपके पास आता है नोटिफाइड एरिया कमेटी, देन टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी। अभी आगे चल के हम इनको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद ये जो सिस्टम है ना अर्बन गवर्नमेंट का, वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका आया 1992 के अंदर। और जो सेंटर लेवल के अंदर है ये जो सब्जेक्ट है ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी, वो किस किस चीज़ से डील करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैं रब कर देती हूँ। एंड ये 3 मिनिस्ट्रीज़ के अंदर है। इस चीज़ का आपको याद रखना है। पहला है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो कि क्रिएट की गई थी एक सेपरेट मिनिस्ट्री के तहत, तो ये 1985 में आई थी। सेकंड वाली जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, ये किसके लिए थी? ये कैंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए थी। एंड थर्ड वन वाली जो है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, ये किसके लिए? ये यूनियन टेरिटरीज के केस में। तो ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि 3 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो किससे डील करती हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ सेंट्रल लेवल पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कैंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यूटीज़ के लिए। अब हम आगे चलते हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ द अर्बन बॉडीज़। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये अर्बन लोकल बॉडीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको ये याद रखना है कि 1986-87 में जो है वो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है भारत के अंदर आया था। कहाँ पे? मद्रास के अंदर। देन ये याद रखना है 1726 के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो सेटअप हुई थी कहाँ? बॉम्बे एंड कलकत्ता के अंदर। फिर उसके बाद लॉर्ड मेयो था जो, उसका जो रेजोल्यूशन आया था, ठीक है, कब वाला? 1870 वाला, ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। इसने भी बात की थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के ऊपर कि इनका डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन आपको ये याद रखना है कि जो लॉर्ड रिपन का फिर रेजोल्यूशन आता है वो आता है 1882 के अंदर। ये जो है वो मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा बोला जाता है किसका? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट के लिए। तभी इसको जो है मतलब लॉर्ड रिपन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री में भी बन जाता है एंड पॉलिटी में भी आपको इसको याद रखना है क्योंकि ये रिलेटेड टू है द अर्बन लोकल बॉडीज या फिर सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। आई थिंक ये 4 पॉइंट आपको पता चल गए होंगे। 5th पॉइंट पे चलते हैं। 5th पॉइंट ये कहता है कि जो रॉयल कमीशन आया था 1907 के अंदर, ये भी डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर ही आया था एंड इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1909 के अंदर सबमिट करवाई थी। और उस टाइम पे इसके जो चेयरमैन थे वो थे होप हाउस, ठीक है। 6th पॉइंट ये है कि डायआर्किकल जो स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, इसके अंदर भी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था वो एक तरह से क्या कौन सा सब्जेक्ट बना दिया गया? ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिया गया अंडर द चार्ज ऑफ द रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर,
ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि 1919 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी ये रिलेटेड है, क्योंकि उस टाइम पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में डाल दिया गया। उसके बाद 7th पॉइंट ये है कि 1929 के अंदर जो कैंटोनमेंट एक्ट था वो पास कर दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा। एंड हमारे पास 8 पॉइंट ये है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्कीम, ठीक है, तो ये कब पास की गई थी। और इसके अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको डिक्लेयर कर दिया गया था प्रोविंशियल सब्जेक्ट, क्योंकि हमने देखा था 1990 वाले में तो इसको ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में डाल दिया गया था, 1935 वाले में इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट में डाल दिया गया था। मतलब प्रोविंशियल स्टेट की ऑटोनॉमी होगी पूरी तरह से इसकी, जो कि 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया था। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कमेटीज़ एंड कमीशंस इसके ऊपर कौन सी बनाई गई। तो इसको रब कर देती हूँ मैं, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कमेटीज़ एंड कमीशंस की, जो कि अपॉइंट की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ताकि इम्प्रूव किया जा सके इनकी फंक्शनिंग को, किनकी, अर्बन लोकल बॉडीज़ की। तो ये स्टार्ट होती है बात 1989 से, जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट होती है तब इन्होंने 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो लेके आए, नगर पालिका बिल, किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। जो बिल था वो यही चाहता था कि म्युनिसिपल बॉडीज़ को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए एंड इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो दिया जाए। एंड जो बिल था वो लोकसभा के अंदर तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा के अंदर ये डिफीट हो गया एंड ये लैप्स कर गया। फिर उसके बाद जो है वो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो कि वीपी सिंह के अंदर आती है, तब भी इसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया जाता है, रिवाइज किया जाता है नगर पालिका बिल को, ठीक है, लोकसभा के अंदर। एंड ये कब की बात है, 1990 की बात है, में इसको दोबारा लाया जाता है। ये जो बिल था ये भी पास नहीं होता है एंड लैप्स कर जाता है ड्यू टू द लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है इस कारणवश से। फिर जो थर्ड अटैम्प्ट आता है इसका, तो थर्ड अटैम्प्ट के अंदर जो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है, ठीक है, वो इसको दोबारा से कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, इसमें कुछ चेंजेस के साथ इस बिल को लेके आती है लोकसभा के अंदर 1991 में, ठीक है। फाइनली इसको जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया जाता है, जो कि 1992 में आया था एंड फोर्स में ये फिर 1993 में इसको लाया जाता है, जो कि 1 जून 1993 में फोर्स में आता है। तो ये कमेटीज एंड कमीशन भी आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जिसमें हम 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 की बात करेंगे, ठीक है। इसमें ये है कि इसी के साथ ही एक न्यू पार्ट जो है वो जोड़ दिया जाता है, जो कि 9A है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको एक टाइटल दे दिया जाता है द म्यूनिसिपैलिटीज़, जिसके अंदर जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स, वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, 243P से लेके 243ZG तक, ठीक है। इसके साथ ही जो है वो 12th शेड्यूल, ठीक है, 12th शेड्यूल, क्योंकि हमने देखा था 11th शेड्यूल किसके लिए था, पंचायती राज के लिए, और जो 12th शेड्यूल जो ऐड किया जाता है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए, म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए ऐड किया जाता है। और ये वाला जो शेड्यूल है इसके अंदर 18 फंक्शनल आइटम्स जो है वो रखी जाती हैं, ठीक है, एंड वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है आर्टिकल 243W से डील करता है। उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया म्यूनिसिपैलिटीज़ को एंड इसको परव्यू के अंदर लाया गया जुडिशियल जस्टिफिकेशन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। अदर वर्ड्स में ये बोला जाए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन कि वो एक न्यू सिस्टम ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है वो अडोप्ट कर रही हैं। इसका मेन एम यही है कि ये रिवाइटलाइज एंड स्ट्रेंथन कर सके अर्बन बॉडीज़ को एंड उनकी फंक्शनिंग को स्मूथली चला सके, ठीक है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात कर लेते हैं सेलिएंट फीचर्स की। तो सेलिएंट फीचर्स में पहले हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ की, ठीक है। पहला है हमारे पास नगर पंचायत। तो ये किस लिए है, फॉर द ट्रांजिशनल एरिया एंड द एरिया इन द ट्रांजिशन फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरिया। सेकेंड हमारे पास आता है म्यूनिसिपल काउंसिल।
तो ये किसके लिए है? ये है स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए। तीसरा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पे कौंसिल था, ये है कॉरपोरेशन के लिए। ये कॉरपोरेशन वाली जो होती है वो लार्जर अर्बन एरिया के लिए होती है, लार्जर अर्बन एरिया। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, नगर पंचायत, उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल छोटे अर्बन एरिया के लिए, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लार्जर अर्बन एरिया के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन की, सेकंड पॉइंट जो है हमारा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं जिसके अंदर जो मेंबर्स है सारे वो इलेक्टेड डायरेक्टली जो है इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा बाय द पीपल ऑफ द म्युनिसिपल एरिया, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। उसके बाद इस पर्पस के लिए ईच जो म्युनिसिपल एरिया होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, जिनको वार्ड्स बोला जाता है, मतलब डिफरेंट वार्ड्स बोल देते हैं उसको। और जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो प्रोवाइड करवाता है कि किस तरीके से इलेक्शन कराने हैं, ठीक है, चेयरपर्सन वगैरह सब प्रोवाइड करवाता है कि वो देख रेख करेगा एंड कैसे ये सारे करवानी है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोविजंस की। पहला ये है कि ये चेयरपर्सन कैसे होंगे? पर्सन जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस हो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का, विदाउट द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट comprise the wholly or the partially at the municipal area। तो ये भी हो सकता है, मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए या फिर स्टेट लेजिस्लेचर भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं जो कि रजिस्टर होते हैं एज द इलेक्टोरल्स विद इन द म्युनिसिपल एरिया, तो वो भी इसके चेयरपर्सन बन सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो चेयरपर्सन ऑफ कमेटीज़ अभी हमने देखी थी, जो वार्ड कमेटीज़ के अलावा होती हैं अदर देन द वार्ड कमेटीज़, वो भी ये बन सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं वार्ड कमेटीज़ क्या होती हैं, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वार्ड कमेटीज़ में क्या होते हैं, कंसिस्टिंग वन और मोर वार्ड्स, ठीक है, इसके अंदर एक से ज़्यादा, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी वार्ड्स हो सकते हैं विद इन द टेरिटरी एरिया ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, जिसकी जो पॉपुलेशन है वो होनी चाहिए 3 लाख या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव है ये प्रोविज़न बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन एंड द टेरिटरी एरिया ऑफ द वार्ड्स एंड द कमेटी एंड द मैनर इन विच द सीट्स इन द वार्ड कमेटी शैल बी फिल्ड, कि किस तरीके से सीट्स को फिल किया जाना चाहिए। एंड इट में ऑल्सो मेक द प्रोविज़न कि कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटीज़ करनी है इन एडिशन टू द वार्ड कमेटीज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स। तो इसके अंदर भी ये प्रोविज़न ये प्रोवाइड किया गया है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होना चाहिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए सभी म्युनिसिपैलिटीज़ में, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो कि म्युनिसिपल एरिया में होती है। एंड ये ऑल्सो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाती है वुमेन का, जो कि 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, वुमेन की रिजर्वेशन भी होनी चाहिए। इसके अंदर ही मतलब वुमेन एससीज एंड एससीज इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर ये भी प्रोवाइड करवाता है कि जो रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन होते हैं इन म्युनिसिपैलिटीज़ फॉर द SC/STs एंड वुमेन, वो भी इसके अंदर प्रोवाइडेड है। एंड ऑल्सो ये जो प्रोविजंस हैं वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी जो है वो रखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें हम बात करेंगे कि ये जो ड्यूरेशन होते हैं इसका, तो ये 5 ईयर के लिए होता है इनका ऑफिस फॉर एवरी म्युनिसिपैलिटी। एंड ये अगर डिज़ोल्व भी करवानी है तो वो बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शंस जो है टर्म जो है वो करवानी है, इलेक्शन इसके करवा लेने हैं। और जो फ्रेश इलेक्शन जो करवाने होते हैं वो पहली चीज़ ये याद रखनी है कि जो 5 साल अगर होने वाले हैं ना तो उससे बिफोर ही करवा लेने हैं, ठीक है। और अगर इन द केस ऑफ द डिसोल्यूशन अगर पहले बीच में ही भंग हो जाए वो, तो उसकी एक्सपायरी ऑफ द पीरियड से 6 मंथ पहले जो है
फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन, तो ये करवा लेने हैं, इलेक्शंस करवा लेने हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, अगर 5 साल पूरे हो गए हैं तो 5 साल पूरे होने मतलब जब वो सीट छोड़ेंगे तो उससे बिफोर ही करवा लेने हैं। और अगर डिज़ोल्व हो गई है तो डिसोल्यूशन से 6 मंथ पहले जो है इलेक्शन करा लेने हैं। ठीक है, उसका डिसक्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो पर्सन है वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा मेंबर बनने से म्यूनिसपैलिटी का, अगर वो फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है। तो पहला ये है कि अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्सेस ऑफ द पर्पसेस ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न, मतलब अगर कोई लॉ के अकॉर्डिंग उसने अगर कोई फुलफिल नहीं हो रही उसकी कंडीशन वो, ठीक है। दूसरा ये है कि अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंडर मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर, नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाई ऑन द ग्राउंड, कि मतलब उसकी ना 21 ईयर्स से कम एज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कंडीशन नहीं है कि 25 साल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 25 साल होनी चाहिए। मतलब 21 से अगर वो कम है फिर नहीं हो सकता, पार्ट ले सकता, लेकिन 21 से अगर ऊपर है तो वो ले सकता है पार्ट। फर्दर ऑल द क्वेश्चन डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो किसके ऊपर छोड़ दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेटर के ऊपर छोड़ दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब जो इनके इलेक्शन कराए जाते हैं उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बिठाना जरूरी है, ताकि वो सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल कर सके कि कैसे प्रिपेयर करना है इलेक्टोरल रोल्स को, कंडक्ट कराने हैं सारे इलेक्शंस को म्यूनिसपैलिटीज़ के। ठीक है, उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रोविज़न बनाता है इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है टू द इलेक्शन टू द म्यूनिसपैलिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर्स एंड द फंक्शंस, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रोवाइड करवाता है म्यूनिसपैलिटीज़ को सभी पावर्स एंड अथॉरिटीज़ की वो फंक्शन कर सकें अच्छे तरीके से, एंड सेल्फ गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से चला सके। एंड इनको ये भी पावर देता है कि ये अपने जो फंड्स वगैरह होते हैं उनको अच्छे तरीके से प्लान करके, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्लान के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस जो है वो कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स होती हैं वो अच्छे ढंग से की जा सके, एंड इंक्लूडिंग द जो 18 आइटम्स हमने देखी थी जो कि 12th शेड्यूल के अंदर एडिड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंस। इसके अंदर ये है कि जो स्टेट लेजिस्लेटर है वो अथोराइज करता है म्यूनिसपैलिटी को कि वो लेवी कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है एंड अप्रोप्रिएट कर सकती है टैक्सेस को, ड्यूटीज़ को, टोल्स को, फीस को। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये असाइन कर सकती है म्यूनिसपैलिटीज़ को म्यूनिसपैलिटी टैक्सेस, ड्यूटीज़, टोल्स, फीस जो कि लेविड किए जा सकते हैं एंड कलेक्ट किए जा सकते हैं बाय द किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड पॉइंट ये है कि ये प्रोवाइड फॉर मेकिंग द ग्रांट इन एड्स टू म्यूनिसपैलिटीज़। ये ग्रांट इन एड इनको कहाँ से मिलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ठीक है, डी पॉइंट ये है कि ये प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी ऑफ द म्यूनिसपैलिटीज़। तो फोर्थ ये है। नेक्स्ट और लास्ट इसमें ये फाइनेंस कमीशन, ये देख लेते हैं। तो इसके अंदर ये है कि एवरी 5 ईयर जो है फाइनेंस कमीशन इसके लिए बनेगा, जो कि रिव्यू करेगा जितनी भी फाइनेंशियल पोजीशन है म्यूनिसपैलिटीज़ की एंड रिकमेंडेशन देगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फंड्स का स्टेट एंड म्यूनिसपैलिटीज़ के बीच में, एंड नेट प्रोसीड जो भी होगा बिटवीन द टैक्सेस, ड्यूटीज़, टोल्स, फीस वो लेवी किया जाएगा किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन होगा ऑफ द टैक्सेस, ड्यूटीज़, टोल्स, फीस जो कि साइन किए जाएंगे बाय किसके द्वारा, म्यूनिसपैलिटीज़ के द्वारा। उसके बाद थर्ड है जो ग्रांट इन एड होगी वो म्यूनिसपैलिटीज़ को कहाँ से मिलेगी, ये हमने पहले भी देख लिया है। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इनको मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो मेजर्स हैं वो लिए जाने चाहिए ताकि इनकी पोजीशन जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इम्प्रूव की जा सके किसकी, म्यूनिसपैलिटीज़ की। फिफ्थ है कि कोई भी मैटर है तो वो रेफ़र किया जाएगा किसको, गवर्नर को, ठीक है,
अगर कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है म्यूनिसिपैलिटीज़ में। उसके बाद ये जो गवर्नर को मतलब रेफ़र किया जाएगा, फिर ये गवर्नर जो है वो रिकमेंडेशन जो है देगा एंड इसको जो है स्टेट लेजिस्लेचर के आगे रखेगा। तो जो सेंटर फाइनेंस कमीशन है वो फिर सजेस्ट करेगी कुछ मेजर को कि किस तरीके से आप जो है ऑगमेंट कर सकते हैं द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़ इन द स्टेट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स में जनरली ये है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रोविज़न बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स बाय द म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड द ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन टू द यूटीज़। तो ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, यहाँ पे क्योंकि जो यूटीज़ होते हैं वो प्रेसिडेंट के अंडर होते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्ट करेंगे कि क्या प्रोविज़न बनाए जाने चाहिए एंड वो यूटीज़ पे किस तरीके से लगेंगे एंड टू सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन जो भी प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जेम्पशन एरियाज़। तो ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि कुछ शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़। ठीक है, एंड जिसके ऊपर ये फंक्शन जो है वो नहीं एक्ट नहीं कर सकता एंड इट शैल ऑल्सो नॉट अफेक्ट द फंक्शन एंड पावर ऑफ द दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट, एक मिनट ये मैसी हो गया, इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, एवरी जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी जो कि कंसोलिडेट करेगी सभी प्लान को कि किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग प्रिपेयर की है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ की। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रिपेयर होगा, ड्राफ्ट किया जाएगा डेवलपमेंट प्लान एंड उसको फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट पे के ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये जो है प्रोविज़न, तो इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ सच कमेटीज़ बनाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मैनर ऑफ इलेक्शन किस तरीके के होंगे मेंबर्स के वो देखे जाएंगे। उसके बाद उनके फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के वो देखे जाएंगे। नेक्स्ट 4 पॉइंट ये है कि चेयरपर्सन्स जो है उसके लिए बनाया जाएगा, चेयरपर्सन्स होंगे। ठीक है, जो उनको देखेंगे एंड इसके अंदर ये याद रखना है कि ये जो एक्ट है वो ले डाउन करता है 4th 5th ऑफ द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो कि इलेक्ट किए जाएंगे बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो आपको ये याद रखना है 4th 5th है ये। ठीक है, 4th 5th मेंबर जो होंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के वो इलेक्ट किए जाएंगे बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मेंबर्स इन द कमेटी should be in proportion to the ratio of the urban and the rural and the urban population in the district। उसके बाद ये जो चेयरमैन होगा ऑफ सच कमेटी वो फॉरवर्ड करेगा डेवलपमेंट प्लान को कहाँ तक, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट का है, फिर डिस्ट्रिक्ट का चेयरपर्सन होगा, जो प्लान है वो किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा। उसके बाद ये जो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी डेवलपमेंट ड्राफ्टिंग डेवलपमेंट प्लान के अंदर, तो इसके अंदर मैटर्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द पंचायत्स एंड द म्यूनिसिपैलिटीज इंक्लूडिंग द स्पेशल प्लानिंग, शेयरिंग ऑफ वाटर एंड द अदर फिजिकल एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, उसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। एंड उसके बाद कुछ और टाइप्स ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज वेदर द फाइनेंशियल और भी कुछ हो तो वो भी ऐड होगा उसके अंदर। एंड नेक्स्ट है कि कंसर्न हो करेंगे इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ, गवर्नर के साथ, अगर उसको कुछ भी लगे कि हाँ कुछ ऐड ऑन होना चाहिए, कुछ रिकमेंडेशन ऐड ऑन होनी चाहिए। अभी हम ऐसा करते हैं, ये जो मेट्रोपॉलिटन है ये अभी हम रुक के पढ़ते हैं। थैंक यू। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये है कि इन्होंने इस कमेटी ने प्लानिंग डेवलपमेंट प्लान बनाना है एंड उसमें क्या प्रोविजंस होंगे, मतलब कमेटीज़ कैसी होंगी। तो कंपोजिशन ऑफ सच कमेटीज़ पहला, दूसरा जो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स होंगे कमेटीज़ में वो कैसे चुनने हैं वो होंगे, तीसरा कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है कमेटीज़ की जो कि सेंटर से बंदे आएंगे और स्टेट से आएंगे। ठीक है, एंड कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन से जो आएंगे। 4th पॉइंट है हमारा कि फंक्शन क्या रहेंगे इन कमेटीज़ के। ठीक है, कि
मतलब किस चीज़ के लिए फंक्शन, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, 5th पॉइंट हमारा है कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ सच कमेटीज़, कि कैसे इनके इलेक्शन वगैरह करवाने हैं, किसके, चेयरपर्सन्स के। ठीक है, पहले हमने मेंबर्स के, जो सेकंड वाला पार्ट था वो हमने मेंबर्स के इलेक्शन देखे थे, अब चेयरपर्सन्स के इलेक्शन। 5 पॉइंट ये हो गए। उसके बाद इसमें ये है एक्ट में कि ये ले डाउन करता है कि जो 2/3 मेंबर्स होंगे ना मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के, वो इलेक्टेड होंगे बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड चेयरपर्सन्स ऑफ पंचायत्स, जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया से आएंगे, मतलब अपने आप ही अमंग देमसेल्व्स ही वो करेंगे। ठीक है, एंड जो इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी ना मेंबर्स की कमेटी के अंदर, शुड बी इन प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब उनका रेशो क्या होगा बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड द पंचायत्स, जो भी उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में होगी। ठीक है, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज़ का रेशो एंड पंचायत्स में से जो पॉपुलेशन होगी उसके बेसिस पे। अब जो चेयरपर्सन होगा ना कमेटी का, वो फिर जो चेयरपर्सन होगा कमेटी का, वो जो भी वो प्लान बनाएंगे ना, उसको किसके सामने रखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के आगे रखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या मतलब प्लान ये करेंगे। तो जो प्लान प्रिपेयर किया जाएगा, पहले तो आपको बात याद रखनी है, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड द पंचायत्स इन द मेट्रोपॉलिटन एरियाज में प्लान बनेगा। दूसरी बात, ये जो मैटर ऑफ इंटरेस्ट होगा ना बिटवीन द म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत्स, और जो भी कोऑर्डिनेटेड स्पेशल प्लानिंग एरियाज़ होंगे, जैसे कि शेयरिंग ऑफ वाटर हो गया एंड फिजिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, एंड जो भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बातें हो गई, वो सारा कुछ इस प्लान में इन्वॉल्व रहेगा। उसके बाद इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना, या फिर जो इनकी प्रायोरिटीज़ होंगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट दोनों लेके साथ में ही चलेंगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेके चलेगी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो दोनों लेके चलेंगी। उसके बाद बात आती है कि जो एक्सटेंट एंड नेचर होगा ना इन्वेस्टमेंट का, वो कैसे बनेगा कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज ऑफ एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जो कि हमने अभी पहले ही बात की, एंड अदर अवेलेबल रिसोर्सेज, वेदर वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और अदरवाइज कुछ और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि ये कंसर्न करेंगे इंस्टीट्यूशन से एंड ऑर्गेनाइजेशन से एज द गवर्नर में स्पेसिफाई, जैसे गवर्नर इनको बोलेगा। ठीक है, जैसे गवर्नर इनको बोलेगा वैसे ये किसी से भी कंसल्टेंट कर ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, ये वाला। तो इसमें हम देखते हैं कि जितनी भी स्टेट्स हैं ना, जितने भी स्टेट के लॉ हैं वो रिलेट करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ, और वो कंटिन्यू करेंगे अपनी ये लॉज कब तक, इनकी एक्सपायरी 1 ईयर मतलब 1 साल के अंदर तक, जब से एक्ट लागू हुआ है। ठीक है, और ये कब से लागू हुआ था, 1 जून 1993। ठीक है, अदर वर्ड्स में अगर बोला जाए, ये अडॉप्ट करेंगे न्यू सिस्टम ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, जो कि बेस होगा इस एक्ट के ऊपर, विद इन द मैक्सिमम पीरियड कितना, 1 ईयर, कब से लेके जब से इसकी एक्ट की कमेंसमेंट हुई है, मतलब 1993 से। ठीक है, उसके बाद जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही है इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, वो कंटिन्यू रहेंगी टिल द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म अनलेस डिसॉल्व बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव सूनर। मतलब अगर इससे पहले भी चल रही हैं तो वो कंटिन्यू रहेंगी जब तक उनकी एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनको सूनर डिसॉल्व नहीं कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो इसमें क्या है कि जो एक्ट है वो बार करता है कि जो इंटरफेरेंस होगी बाय द कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, मतलब उस चीज़ से उसको रोकता है। एंड इट डिक्लेयर्स दैट द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो वो होंगी ना, वो क्वेश्चन नहीं की जा सकेंगी किसी भी कोर्ट के अंदर। उसके बाद ये एक्ट ये भी बताता है कि कोई भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया जाएगा ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी जो कि क्वेश्चन, जिसको फिर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, एक्सेप्ट बाय द, अगर कोई इलेक्शन पिटीशन जो है वो डाली गई हो, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है टू सच एन अथॉरिटी एंड इन सच मैनर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है 12th शेड्यूल का, जिसके अंदर आपके पास 18 आइटम्स जो हैं, 18 फंक्शनल आइटम्स जो हैं वो रखी हुई है। एक एक करके मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। ठीक है,
फर्स्ट वन है अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, सेकंड रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, थर्ड प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, फोर्थ रोड्स एंड ब्रिजेस, फिफ्थ water supply for domestic, industrial and commercial purposes. Next, public health and sanitation, conservancy and solid waste management. Next is fire service. Next, urban forestry and protection of environment and promotion of ecological aspects. Next is safeguard of interest of weaker sections of society including the handicapped and the mentally retarded. उसके बाद slum improvement and upgradation. Next is urban poverty alleviation. Next, provision of urban amenities and facilities such as the parks, gardens, playground. Next is promotion of cultural, educational and aesthetic aspects. उसके बाद burial and burial grounds, cremation and cremation grounds and the electric crematoriums. Next is cattle ponds, prevention and cruelty to the animals. Next is vital statistics including the registration of the births and the death. Next is public amenities including the street lighting, parking lots, bus stops and public conveyances. And 18th one is regulation of slaughterhouses and tanneries. अब हम बात कर लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ द अर्बन गवर्नमेंट्स, जिसके अंदर हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से. तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो क्रिएट किया जाता है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिग सिटीज. लाइक अभी हम फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड आपके पास नेक्स्ट है हैदराबाद, बेंगलोर एंड कुछ अदर सिटीज़ भी. उसके बाद ये जो एस्टेब्लिशमेंट है इन द स्टेट्स बाय द एक्ट ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर, इसको करते हैं. एंड यूनियन टेरिटरी के अंदर इसको कौन देखता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. एंड इनके अंदर एक कॉमन एक्ट है इन सब के लिए फॉर ऑल द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द स्टेट एंड द सेपरेट एक्ट फॉर ईच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसके पास 3 अथॉरिटीज़ हैं, ये आपको याद रखनी है. पहला है काउंसिल, दूसरा है स्टैंडिंग कमेटीज़ एंड तीसरा है हमारे पास कमिश्नरीज. तो ये पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको नहीं भूलना है. एंड इसमें जो काउंसिल है वो एक डेलिब्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग है कॉर्पोरेशन की. एंड इसके अंदर मतलब अब हम काउंसिल की बात करें, इसके अंदर कौन कौन है कंसिस्ट क्या करते हैं ये. काउंसिल के अंदर काउंसलर्स होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट किसके द्वारा किए जाते हैं? लोगों के द्वारा, पीपल के द्वारा, एज वेल एज फ्यू नॉमिनेटेड पर्सन हैविंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद इन ब्रीफ अगर देखा जाए तो कंपोजिशन क्या होगी काउंसिल की, इसके अंदर जो रिजर्वेशन होगी वो भी आपको याद रखना है, जैसे SC ST वुमेन, ये सब जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ग्रांट किया जाएगा. नेक्स्ट जो काउंसिल होगा उसको हेड कौन करेगा, मतलब इनका हेड कौन होगा? मेयर होगा, ठीक है. एंड इसको असिस्ट कौन करेगा? डिप्यूटी मेयर, ठीक है. तो ये भी याद रखना है. उसके बाद ये इलेक्ट कैसे होगा? मेजॉरिटी ऑफ स्टेट फॉर 1 ईयर रिन्यूएबल टर्म होगी इसकी. एंड ही इज बेसिकली एन ऑर्नामेंटल फिगर होगी एंड फॉर्मर हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन होगा. एंड इसका मेन फंक्शन ये होगा कि ये प्रिसाइड करेगा सभी मीटिंग्स को जो कि काउंसिल की होती है. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है स्टैंडिंग कमेटी, जो कि क्रिएट की जाएगी ताकि फैसिलिटेट किया जाए कि काउंसिल की वर्किंग कैसी चल रही है, विच इज़ टू लार्ज इन साइज. ये स्टैंडिंग कमेटी जो है वो लार्ज इन साइज होगी. एंड दे डील विद द पब्लिक वर्क्स, जैसे हेल्थ हो गया और एजुकेशन, टैक्सेशन, फाइनेंस, ये सारे ये देखेंगे. एंड ये डिसीजंस भी लेंगे इन फील्ड्स के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास आता है म्यूनिसिपल कमिश्नर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो भी प्लानिंग की गई है, प्लान्स बनाए गए हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराना है. एंड जो डिसीजन लिए गए हैं काउंसिल के द्वारा, स्टैंडिंग कमेटीज़ के द्वारा, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराना है. एंड ये चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगा, ठीक है, एंड कॉर्पोरेशन का. एंड ये अपॉइंट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट. एंड ये जनरली कौन होते हैं? कमिश्नर, IAS ही चुने जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है म्यूनिसिपैलिटी, इसको हम डिस्कस करते हैं. हाँ जी, तो इसके अंदर ये है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी एडमिनिस्ट्रेशन के
एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज़ के लिए होगी। लाइक द कॉर्पोरेशन दे आर ऑल्सो सेटअप इन द स्टेट्स बाय द एक्ट्स ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर एंड द यूनियन टेरिटरी को कौन देखेगा, वही जैसे कि हमने पहले देखा था पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया। एंड इनको अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है म्यूनिसिपैलिटी को, जैसे कि म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया, म्यूनिसिपल कमेटी हो गया, म्यूनिसिपल बोर्ड हो गया, एंड बोर्ड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी हो गया, सिटी म्यूनिसिपैलिटी हो गया, और भी कुछ नामों से इनको अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता है। लाइक द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो म्यूनिसिपैलिटी होती है इसकी भी 3 अथॉरिटीज़ होती हैं, उसके अंदर भी हमारे पास क्या क्या आएगा, काउंसिल आएगी, स्टैंडिंग कमेटी आएगी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आएगा, सीईओ जिसको बोलते हैं। तो ये 3 अथॉरिटीज़ वैसी ही होंगी जैसे कि हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखी थी। तो जो काउंसिल होगा पहले सेम वैसा ही, ये एक डेलिब्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग है म्यूनिसिपैलिटी की, एंड ये जो है इसके अंदर जो काउंसलर होगा वो इलेक्ट किसके द्वारा किया जाएगा, जो काउंसलर है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। और जो काउंसिल होगा इसका हेड जो होगा हेडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द चेयरमैन। तो उसमें हमने मेयर देखा था, तो इसमें प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन इसको हेड करेगा, एंड असिस्ट कौन करेगा इसको, वाइस चेयरमैन या फिर वाइस प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं। एंड ही प्रिसाइड ऑल द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल जो इनकी होंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि अनलाइक द मेयर जो कि हमने बात की थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में था, ही प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल एंड द पाइवटल रोल इन द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। अपार्ट फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑल द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ही इंजॉय द एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी है सेकंड वाले की हम बात कर रहे हैं, ये क्रिएट की जाएगी कि फैसिलिटेट कर सकें ये कि काउंसिल कैसे वर्क कर रही है। एंड वही सेम जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हेल्थ, एजुकेशन, टैक्सेशन, फाइनेंस, ये सारे मैटर्स को देखेगी। सीईओ कौन होगा, जो कि डे टू डे जो है वो चेक करेगा कि सभी जो है चीज़ें सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही, एंड ये भी किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है नोटिफाइड एरिया कमेटी। इसके अंदर मतलब ये है कि ये क्रिएट की जाती है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन 2 टाइप्स ऑफ एरियाज़ के लिए। ठीक है, तो पहला हमारे पास आता है फास्ट डेवलपिंग टाउन। ठीक है, जो जल्दी से जिनको मतलब बनाया जाता है ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन उसमें ज़्यादा हो रही है। एंड अ टाउन विच डज नॉट येट फुलफिल ऑल द कंडीशंस जो कि एक म्यूनिसिपैलिटी की होनी चाहिए। पहला जो फास्ट, दूसरा स्लो आप बोल सकते हैं। बट अदरवाइज जिनको कंसीडर किया जाता है इंपॉर्टेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये स्लो वाले भी ऐसे नहीं कि ये स्लो हैं तो इनको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये भी इनकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है स्टेट गवर्नमेंट की नज़र में। दो इनके फंक्शन जो होते हैं वो विद इन द फ्रेमवर्क ही ये काम करते हैं, जो कि स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट के अंदर इनको काम करना होता है। जो भी इनके प्रोविज़न होते हैं वो अप्लाई होते हैं एक्ट में जो लिखे गए हैं, विच आर नोटिफाइड इन द गवर्नमेंट का गजेट जो होता है उसके अंदर, एंड बाय विच इट इज़ क्रिएटेड। एंड ये भी माना गया है कि ये इंटरेस्ट करती है टू एक्सरसाइज द पावर अंडर द एनी अदर एक्ट, एंड इट पावर्स ऑलमोस्ट द इक्विवेलेंट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, मतलब म्यूनिसिपैलिटी के इक्वली एंटी इसकी पावर होती है। बट अनलाइक द म्यूनिसिपैलिटी इसके अंदर सारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था इनके अंदर जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, लेकिन नोटिफाइड एरिया कमेटी के अंदर जो है नॉमिनेटेड बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उसके अंदर चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट किया जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इट इज़ नाइदर एन इलेक्टेड नोर ए स्टैट्यूटरी। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है क्या वो इलेक्टेड बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं मेंबर स्टेट गवर्नमेंट के। वहीं अगर ये म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट टाउन एरिया कमेटी की बात कर लेते हैं। तो ये भी सेटअप होती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, किसके लिए, ये स्मॉल टाउन के लिए। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी के लिए। उसके बाद इसके भी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सिविक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका ड्रेनेज हो गया, रोड हो गया, स्ट्रीट लाइटनिंग हो गई, कंजर्वेशन हो गया। ठीक है, एंड इसको क्रिएट किया गया था बाय द सेपरेट जो है एक्ट के द्वारा,
बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड इसकी कंपोजिशन, फंक्शन एंड मैटर जो है वो कौन गवर्न करता है, एक्ट के थ्रू ही आते हैं, एंड होली इलेक्टेड एंड होली नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। तो ये भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इलेक्टेड और होली नॉमिनेटेड किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एंड पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड भी इसके अंदर होते हैं मेंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कैंटोनमेंट बोर्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था फॉर द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, किन के लिए, सिविलियन पॉपुलेशन के लिए जो कि कैंटोनमेंट एरिया में रहती है। ठीक है, आपने भी देखा होगा जो छावनीज होती हैं उनके लिए ये बनाए गए हैं कैंटोनमेंट बोर्ड्स। ये सेटअप किया गया था, एक कैंटोनमेंट एक्ट लाया गया था जो 2006 का, उसके अंडर, एंड लेजिस्लेशन जो लाया गया था वो इनेक्ट किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लेके आया था, एंड वर्क करती है ये एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे अनलाइक द अबव 4 टाइप हमने पढ़े हैं ये सारे, वैसा ये काम नहीं करती, एंड ये क्रिएट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, लेके इसको सेंट्रल गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसको डील करती है। ठीक है, मतलब एडमिनिस्टर करती है, एंड जो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है वो क्रिएटेड एज वेल एड एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमने ये बात की कि जो हमने पहले, सॉरी यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, जो ये 4 वाली हैं, ठीक है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट इसको देखती थी, लेकिन ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड वाला है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेकन हो गई थी, आप ध्यान दीजिएगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेके आते हैं, जो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस एरिया को देखती है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देखती, जैसे कि ये 4 एरियाज में स्टेट गवर्नमेंट देखती थी। उसका कैंटोनमेंट एक्ट जो कि 2006 का आया, उसके अंदर अमेंडमेंट भी किया गया रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैंटोनमेंट, कुछ चीज़ों को व्यू में रखते हुए, जैसे कि ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन देने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए फाइनेंशियल बेस को, टू मेक प्रोविजन ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड मैटर्स कनेक्टिंग विद देम, एंड दिस एक्ट हैज़ रिपील्ड द कैंटोनमेंट एक्ट कब का, 1924 का। उसके बाद 2013 के अंदर 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं कंट्री के अंदर, एंड इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द सिविल पॉपुलेशन। तो ये पूछा जा सकता है कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, तो ये आपको याद रखना है सिविल पॉपुलेशन के बेसिस पर। जैसे कि कैटेगरी 1 अगर हम देखें तो जहाँ पे 50,000 तक के लोग हैं, कैटेगरी 2 जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है 10,000 से 50,000 तक के लोग हैं, थर्ड है 2500 से लेके 10,000 तक के लोग हैं, एंड फोर्थ है जहाँ पे 2500 से लेस लोग रहते हैं, वो फोर्थ कैटेगरी में आते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड की। उसके बाद ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, मैसअप हो गया। तो कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो इसके अंदर कंसिस्ट करता है ये पार्शली इलेक्टेड प्लस पार्शली नॉमिनेटेड मेंबर, मतलब यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो अपनी जो पोजीशन है वो 5 इयर्स तक रखते हैं, एंड नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो कंटिन्यू करते रहते हैं एज लॉन्ग एज दे होल्ड द ऑफिस इन दैट स्टेशन। उसका जो मिलिट्री ऑफिस कमांडिंग होता है द स्टेशन इज द, ये कौन कमांड कर रहा होता है इस स्टेशन को, तो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड एंड प्रिसाइड ओवर द ऑल द मीटिंग्स। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है बोर्ड का वो इलेक्ट किया जाता है बाय द इलेक्टेड मेंबर अमंग देमसेल्फ, वो भी कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी 1 के जो कैंटोनमेंट बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, जो कि हमने बात की थी कैटेगरी 1 में, जिसमें 50,000 से ज़्यादा सिविल पॉपुलेशन होते हैं, उसके अंदर जो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग स्टेशन होता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है कैंटोनमेंट बोर्ड का, हेल्थ ऑफिसर होता है इन कैंटोनमेंट, उसके बाद फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो कि नॉमिनेट किया जाता है डीएम के द्वारा, उसके बाद
3 मिलिट्री ऑफिसर जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं ऑफिसर कमांडिंग स्टेशन के द्वारा। उसके बाद 8 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा ऑफ द कैंटोनमेंट एरिया। उसके बाद एक होता है CEO ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं कि ये कैसे इसको परफॉर्म करेंगे अपने फंक्शंस को, ये सब सिमिलर किसके तरीके से होता है, म्यूनिसिपैलिटी के तरीके से। ये पूछा जा सकता है क्या कैंटोनमेंट बोर्ड के जो मेंबर्स के फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो आपको इन चारों के मतलब नाम दे दिए जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है म्यूनिसिपैलिटी जैसे इनके फंक्शन होते हैं। एंड दीज आर कैटेगराइज इनटू द ऑब्लिगेटरी फंक्शंस एंड डिस्क्रिशनरी फंक्शंस एंड द सोर्सेज ऑफ इनकम, जिसके अंदर दोनों तरीके के टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है कैंटोनमेंट बोर्ड का, वो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इम्प्लीमेंट करते हैं सभी डिसीजंस को जो कि बोर्ड लेता है एंड कमिटीज़, ठीक है। एंड ही बिलोंग्स टू द सेंट्रल कैडर एस्टेब्लिश फॉर द सेम पर्पस। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाउनशिप। ये क्या है, दिस टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिश बाय द लार्ज पब्लिक एंटरप्राइज। ये किस लिए है कि ये सिविक एमिनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करवा सके टू द स्टाफ एंड द वर्कर्स जो कि वहाँ पे रहते हैं इन द हाउसिंग कॉलोनी बिल्ड नियर द प्लांट। उसके बाद ये जो एंटरप्राइज है अपॉइंट करता है टाउन एडमिनिस्ट्रेटर को जो कि लुक आफ्टर करते हैं सभी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को जो कि टाउनशिप में होती है। एंड इसको असिस्ट कौन करते हैं, इंजीनियर्स एंड द टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल स्टाफ। उसके बाद ये जो टाउनशिप फॉर्म की जाती है ऑफ द अर्बन गवर्नमेंट, इसके अंदर नो इलेक्टेड मेंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट नहीं होते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नो इलेक्टेड मेंबर्स किसके अंदर, टाउनशिप के अंदर। इनफैक्ट द एक्सटेंशन ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइज, तो उस वो टाउनशिप में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोर्ट ट्रस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है, ये एस्टेब्लिश किया गया था लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड टू पर्पसेस के लिए। पहला है कि टू मैनेज करना है एंड प्रोटेक्ट करने हैं पोर्ट्स, दूसरा सिविल एमिनिटीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्ट ट्रस्ट था ये क्रिएट किसके द्वारा किया गया था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। अब इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड भी होंगे एंड नॉमिनेटेड भी होंगे। एंड जो चेयरमैन होगा वो एक ऑफिशियल होगा, ठीक है। एंड इसके पास सिविक फंक्शंस भी होंगे मोर और लेस सिमिलर टू द किसके जैसे, म्यूनिसिपैलिटी के जैसे। तो इस चीज़ को नहीं भूलना, एक बारी म्यूनिसिपैलिटी को ढंग से पढ़ लेना, रिवाइंड करके देख लेना जो कि मैंने उसमें बताया था। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है स्पेशल पर्पस एजेंसी। तो इन एडिशन टू द 7 जो हमने अभी तक पढ़ी है एरिया बेस्ड अर्बन bodies थी, एंड जो स्टेट हैव सेटअप द सर्टेन एजेंसी टू अंडरटेक डेजिग्नेटिंग एक्टिविटीज़ एंड कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस जो कि लेजिटिमेसी देते हैं, बिलोंग टू द डोमेन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द म्यूनिसिपैलिटीज़, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंड अदर लोकल अर्बन गवर्नमेंट्स, अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो फंक्शन बेस्ड एंड द नॉन एरिया बेस्ड। एंड इनको क्या बोला जाता है, सिंगल पर्पस, ठीक है, यूनिपर्पस, स्पेशल पर्पस एजेंसीज, और हम बोल सकते हैं फंक्शनल लोकल बॉडीज, ठीक है। एंड इन बॉडीज में मतलब कुछ ऐसी बॉडीज हैं, मतलब इसके अंदर कुछ टाइप्स आप बोल सकते हो, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, दूसरा है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड्स, हाउसिंग बोर्ड्स, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड्स, सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड्स। तो इनके जो फंक्शन होते हैं वो लोकल बॉडीज़ जैसे ही होते हैं। एंड ये स्टेटूटरी बॉडीज़ होती है बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव एंड डिपार्टमेंट्स बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। एंड इनके जो फंक्शंस होते हैं वो ऑटोनोमस बॉडीज़ की तरह होते हैं जो की डील करते हैं विद द फंक्शन अलॉटेड टू देम इंडिपेंडेंटली ऑफ द लोकल अर्बन बॉडीज, एंड दैट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज, जो भी इसके लिए सूटेबल होता है। एंड दे आर नॉट सबऑर्डिनेट एजेंसी ऑफ द लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स थे अर्बन गवर्नमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूनिसिपल पर्सनल। हम 2 ही टॉपिक रह गए हैं, फटाफट से देख लेते हैं। इसके अंदर हम 3 तरीके के मतलब 3 टाइप ऑफ म्यूनिसिपल पर्सनल सिस्टम की बात करेंगे। तो जो पर्सनल वर्किंग इन द अर्बन गवर्नमेंट होते हैं वो 3 टाइप के हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला है हमारे पास सेपरेट
पर्सनल सिस्टम। तो इसमें क्या है, सेपरेट वाले में ईच लोकल बॉडी जो है ना वो अपॉइंट, एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल की जाएगी इट्स ओन पर्सनल वे में, एंड दे आर नॉट ट्रांसफरेबल टू द अदर, मतलब ट्रांसफ़र नहीं होगी अदर लोकल बॉडीज़ को। एंड मोस्टली प्रेवलेंट सिस्टम इनका वाइडली होता है, ठीक है, वाइड प्रेवलेंट सिस्टम इनका होता है। एंड जो ये सिस्टम है ये अपहोल्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ द लोकल ऑटोनोमी, ठीक है, एंड प्रमोट करना है इनको अनडिवाइडेड लॉयल्टी, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट वन हो गया। सेकंड हमारे पास आता है यूनिफाइड। पहले वाला हमने देखा सेपरेट, दूसरे वाला यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम। तो इसके अंदर क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, पहले वाले में कौन कर रहा था, लोकल बॉडी अपॉइंट कर रही थी। सेकंड वाले में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, एडमिनिस्टर करती है, कंट्रोल करती है म्युनिसिपल पर्सनल को। अदर वर्ड्स में देखा जाए जो कैडेट्स है वो क्रिएट किए जाते हैं फॉर ऑल द अर्बन बॉडीज इन द स्टेट। एंड ये जो है ना ये ट्रांसफरेबल हैं, ठीक है, ये वाले ट्रांसफरेबल नहीं थे, ये वाले ट्रांसफरेबल है बिटवीन द लोकल बॉडीज इन द स्टेट्स। एंड ये वाला जो है ये किस चीज़ में, किस स्टेट्स में प्रेवलेंट है, जैसे कि आपका हो गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड सो ऑन, और भी हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। यूनिफाइड के बाद अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम की। इसके अंदर जो है पर्सनल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड दोज ऑफ द लोकल बॉडीज फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम सर्विस, मतलब एक ही सर्विस के लोकल बॉडीज भी होंगे एंड स्टेट गवर्नमेंट से भी आएंगे। अदर वर्ड्स में देखा जाए म्युनिसिपल पर्सनल जो होंगे वो मेंबर होंगे ऑफ द स्टेट सर्विसेज, एंड इसके भी ये जो है ट्रांसफरेबल होगा not only between the local bodies in the state but also in the local bodies and the department of the state government, मतलब आपस में, मतलब लोकल में भी, लोकल बॉडीज में भी एंड द स्टेट गवर्नमेंट में भी, दोनों में। उसके बाद there is no distinction between the local civil services and the state civil services। अगर हम इसकी बात करें इंटीग्रेटेड वाले की, ये किन किन स्टेट्स में होगा, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा एंड कुछ अदर। एंड जो वेरियस नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन जो कि प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग देता है म्युनिसिपल पर्सनल्स को, वो है ऑल इंडिया, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1927 के अंदर। ये जो है प्राइवेट रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है सेंटर फॉर अर्बन एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि न्यू दिल्ली में है, सेटअप की गई थी 1967 के अंदर। किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर, तो नूरुद्दीन अहमद कमेटी, जो कि ट्रेनिंग देती है म्युनिसिपल एम्प्लॉयज़ को, 1963 to 65 में ये आई थी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन है जो रीजनल सेंटर्स है, किसके लिए, फॉर अर्बन एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, दोबारा से कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई में सेटअप की गई थी 1968 के अंदर। ये भी नूरुद्दीन अहमद कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही दी गई थी, सेम वही जो ट्रेनिंग देते हैं म्युनिसिपल एम्प्लॉयज़ को 1963 में 1965 तक, मतलब कमेटी थी ये, ट्रेनिंग जो दी जानी चाहिए म्युनिसिपल एम्प्लॉयज़ की। फोर्थ वन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, जो कि 1976 में बनाई गई थी। एंड फिफ्थ इज़ ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि 1985 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक जो है वो ये है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जो कि सेटअप किया गया था 1954 के अंदर एंड कॉन्स्टिट्यूटेड है आर्टिकल आपका 263 कॉन्स्टिट्यूशन का बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ओरिजिनली इसको क्या बोला जाता था, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। एंड हाउएवर जो टर्म है सेल्फ गवर्नमेंट वो फाउंड किया गया जैसे कि सुपरफिशियस हो, एंड इसको फिर बाद में रिप्लेस कर दिया गया, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट से सिर्फ गवर्नमेंट कब, 1980s के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1958 तक टिल, मतलब इट डील्ड विद बोथ द, मतलब 1958 तक बोथ अर्बन एज वेल एज द रूरल लोकल गवर्नमेंट के साथ डील करता था। लेकिन आफ्टर 1958 ये डील करता है विद द मैटर्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज ओनली, ठीक है, रूरल वाले को नहीं करता अब, ठीक है, 1958 के बाद। तो जो ये काउंसिल है ये एक एडवाइजरी
ये जो काउंसिल है ये एडवाइजरी काउंसिल है, एंड इसमें अंदर कौन कौन से मिनिस्टर्स है? मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स, दोनों, ठीक है, सेंटर वाली भी स्टेट वाली भी। उसका यूनियन मिनिस्टर जो है वो एक्ट करता है एज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, एंड जो काउंसिल है वो परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शंस, जैसे कि ये रिकमेंड करता है पॉलिसी मैटर्स में कि कैसी होनी चाहिए एंड कंसिडरेशन। नेक्स्ट है मेकिंग प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन। नेक्स्ट इज एग्जामिन करता है जो पॉसिबिलिटीज होती हैं ऑफ कॉपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। नेक्स्ट ड्राइंग अप of the common program of the action. Next is recommending the central financial assistance, and last is reviewing the work done, जो भी इनके द्वारा काम किए जाते हैं लोकल बॉडीज के द्वारा with the central financial assistance. And this is for all in the chapter of the municipalities, and यहाँ पे हमारा 35th चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। थैंक यू।